अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। बहुत कम ऐसा होता है कि बल्दियाती किसी माफी चाहता हूँ ज़िमनी इंतखाब की ऐसी हाइप बने कि उसके ऊपर प्रोग्राम की एक तवील फहरिस्त है कि रोज़ 246 एन 246 पर बात हो रही है। बहुत कम बाई इलेक्शंस मैंने देखे हैं, या माफी चाहता हूँ ज़िमनी इलेक्शंस मैंने ऐसे देखे हैं, बाई इलेक्शन जिसमें इतनी हाइप किसी की बन जाती है। असद उमर साहब यही मुझसे पूछ रहे थे अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले, क्यों? मैं कह रही अभी एक हाइप बन गई है। चले मेहमानों को मैं तारुफ कराता हूँ। असद उमर साहब मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कमरजमान कायरा साहब सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और हैदराबाद रिजवी साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, आप सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। ये इतनी हाइप बन गई है, ये हमारी गलती नहीं है। ये कभी कभार ऐसे इलेक्शंस होते हैं। मुझे याद है एक पिंडी का इलेक्शन था शेख रशीद साहब का, वो भी बाई इलेक्शन था, उसमें भी हाइप बन गई थी कि एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट पिंडी, फॉर सम रीजन एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट 246 आल्सो। इमरान खान साहब जा रहे हैं, वो एक कैंपेन हो रही है, वो बिल्ड किया है वो पूरा मोमेंटम। लेकिन इसके साथ बहुत सी चीजें भी जुड़ी हैं। एक कराची के इलेक्शन के साथ बहुत सी अनफॉर्चुनेट बात चीजें भी जुड़ी हैं। हर एक कह रहा है खौफ का बुत है जो तोड़ना है। हर आदमी इस कुर्सी पे बैठ के कहता है हाँ जी धांधली होती है। माफी चाहता हूँ हैदर साहब, पीपल्स पार्टी वाले तो 2-3 खुलम खुला आपकी पार्टी की तरफ इशारा करके गए हैं, इशारा नाम लेकर गए, हाँ जी एमकेएम धांधली भी करती है। एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट है महाजिर का इस्तेमाल। इमरान खान साहब को भी जाके कहना पड़ गया कि हाँ मैं महाजिर हूं। क्या वोट डालने के लिए कौमियत का इस्तेमाल ये होना चाहिए? मैं इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस। आई वांट टू नो कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर इजाजत है तो जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है 246 के, हैदराबाद रिजवी साहब, मैं उनसे आगाज करना चाहूंगा। हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको क्या लगता है, पहले मुझे ये बताइए, ये हाइप बनी क्यों कराची, क्यों 246? क्या इसका तनाजुर वो खबरें हैं जो पिछले 2 महीने से डोमिनेट कर रही हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन को, कराची से जुड़ी हैं, ऑपरेशंस के बारे में, टारगेट किलर्स के बारे में, या आपको लगता है कि ये कुछ खुसूसी इलेक्शन? वजह क्या बनी है? आप वैसे मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं। मेरा ख्याल यही है कि जो गुज़िश्ता 2 महीने से जिस तरीके से कराची और एमक्यूएम इन द आइज ऑफ स्टॉर्म है, उसकी बुनियाद पर लोग ये समझ रहे थे कि शायद फैसले बड़े मुख्तलिफ होने जा रहे हैं और अवाम बड़ी डिसइनफ्रेंचाइज्ड है एमक्यूएम से, और शायद जमात इस्लामी को या पीटीआई को या किसी और जमात के कैंडिडेट को जो वहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, शायद वहाँ पर एक बड़ी गुंजाइश मिले और शायद वहाँ पर अवाम जो है वो अपने फैसलों को तब्दील करें। और एन 246 क्योंकि एमक्यूएम का अपना घर है, तो वहाँ पर जो नताइज होंगे वो यकीनन पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी एमक्यूएम की अगली सियासत पर, और न सिर्फ उसके बजाय बल्कि वो सियासी जमात जो वहाँ से उस ग्राउंड को जो विन करेगी उनके ख्याल में, तो शायद उसकी भी एक बड़ी ग्रास रूट लेवल के ऊपर एक बड़ी मजबूत क़यादत सामने आएगी। और यही सारी वो चीज़ें थी जो, यही वो सारी क़यास आराइयाँ थीं, यही वो सारे तज्ज़िये और तबसरे थे जिन्होंने इस पूरी इलेक्शन कैंपेन को एक नई हाइट दी। और अब जाहिर है कि तज्ज़िये तबसरे और जो क़यास आराइयाँ हैं, जो रूमर्स हैं, इन्हीं की बुनियाद पर जो है वो चीज़ें आगे जो चलती हैं, और फिर ज़ाहिर है मीडिया उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा हाईलाइट करता है, फिर एक प्रोग्राम से दूसरा प्रोग्राम, एक ब्रेकिंग न्यूज़ से दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़, और चीज़ें बॉल रोल करने लगती है और वो स्नोबॉल इफेक्ट ले लेती है, और वो यहाँ तक पहुँच जाती है कि हम और आप बैठकर ये डिस्कस करने लगते हैं कि यार आखिर क्या हो गया ऐसा, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, कि क्या हुआ ऐसा क्या हुआ एक्चुअली? बड़ा इंटरेस्टिंग बात थी जो असद उमर साहब ने, आपका क्या ख्याल है, इतनी हाइप क्यों है कराची के इलेक्शन इस 246? मेरे ख्याल में इसकी एक बुनियादी वजह तो ये है कि शायद पिछले 2 हफ्ते जो है वो पाकिस्तान के मीडिया के अंदर कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चल रही थी, तो जो शुरू हुआ टेंशन वो चलता गया, वरना वो आता है टेंशन वो निकल जाता। लेकिन प्रॉब्ली जिस तरह हैदराबाद रिजवी कह रहे थे कि वो, और आपने भी जैसे कहा कि वो रेंजर्स के ऑपरेशन के तसलसल में देखा जा रहा था इस इलेक्शन का, हालांकि कोई ताल्लुक ही नहीं उससे। वो एक एक्टिविटी हो रही है मिलिटेंट्स के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ, और ये एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, दोनों का आपस में ताल्लुक नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में लोगों के जहन के अंदर उसी तनाजुर के अंदर देखा जा रहा था, तो एक तो वो हाइप बिल्ड हो रही थी। और ये भी वैसे वायदी में मेरा ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले भी तजिया ये था, मेरा आज भी तजिया ये है। लोगों का जो जनरल ख्याल था कि जी वो रेंजर्स ऑपरेशन हो गया, उसके बाद पता नहीं एमक्यूएम कमजोर होगी। सियासी तौर पे मेरा जाती तजिया ये है एमक्यूएम को फायदा होगा रेंजर्स ऑपरेशन का, सियासी तौर पर। महाजर एलिमेंट इकट्ठा कर लिया,
देयर इज एक वो सोच है कम से कम एमकेएम के फॉलोअर्स में कि हमारे साथ शायद जाती है। मैं कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो आप पूछ रहे थे महाजर आइडेंटिटी, उस पर हम बात करेंगे, वो रियल इशू है, वो किसी वजह है कि क्यों वो होता है, उस पर बाद में तफसीली बात करेंगे। लेकिन उसमें मैं जो हूं ना, एक कराची वाला होने के नाते मैं बिल्कुल कंपेयर करता हूं महाजर जो एक साइकी है उसको मुसलमानों की ओवरऑल साइकी से। मुसलमानों के अंदर भी वो जिस वक्त पोस्ट ऑटोमन एम्पायर एक सिचुएशन आई ना, हाँ, कि पीपल अंडर सीज, विक्टिमहुड है ना एक, तो हम तो जब भी सीज होता है ना, सद्दाम हुसैन को कितना पाकिस्तानी पसंद करता था, इराक से हमारी क्या दोस्ती थी, इराक हमारे खिलाफ वोट डालता था हमेशा, ओआईसी के अंदर हमारे खिलाफ अगर कोई ओपोनेंट होता था इराक ने हमारे से पोजीशन, हमारे से बिल्कुल, और उसकी वजह ये थी कि अपनी कुर्द का मसाइल थे ना, वो कहते थे हम इधर माहिर करते हैं, उधर मसला खराब होता है। वैसे भी वो बातेस पार्टी लेफ्टिस्ट उनका कोई हमारे से ताल्लुक नहीं, लेकिन जिस दिन अमेरिका चढ़ दौड़ा तो सारे मुसलमान जो है ना वो जाग कॉल शेख रशीद के वो रक्षों के ऊपर और सारों, और मैंने खुद देखा मेरी गाड़ी के पीछे सद्दाम हुसैन की तस्वीर लगी हुई थी, मुझे याद है स्कूल साहब में, पता नहीं हैदराबाद रिजवी ने कभी वहां से चाय पिए कि नहीं पिए, हैदराबाद नहीं पिए तो जरूर ट्राई करें, कैफे क्लिफ्टन है सीवीओ में मेरे फ्लैट के पास होता था, वहां मैं नान खरीदता था दुकान से, उसमें अपने पीछे सुपर पावर सद्दाम हुसैन तेरा क्या ताल्लुक है सद्दाम हुसैन। तो अगर रेंजर्स ऑपरेशन हो रहा है एक वो, तो एक फीलिंग होती है कि दोबारा से एक सीज क्रिएट किया जा रहा है। एनीवे, ये तो मेरा तजिया था मेरे ख्याल में, लेकिन हाइप को जो एक स्टिमुलस मिला ना, वो मिला पहला जो इवेंट हुआ। अब पहला इवेंट मीडिया कवर करने जा रहा है, कैंपेन स्टार्ट हो रही है, पीटीआई का कैंडिडेट जाता है वहां क्रिकेट खेलने के लिए, और एंड रिजल्ट सारा टीवी दिखा रहा है, वहां पे लाठियां चल रही हैं, गाड़ी टूट रही है। तो वो तमाम जो खदशात थे लोगों के जहन में, ऊपर सारे हम तो पहले ही कहते थे, वो भी एक वही तो कह रहा हूं, हम तो पहले ही कहते थे, तमाम खदशात लोगों के जहन के अंदर थे, वो तो प्रूफ सब सामने नजर आ गया। तो मेरे ख्याल में उस इवेंट की वजह से भी वो हाइप जो है एक और नए लेवल के ऊपर चला गया। सर तुसी बड़े इलेक्शन देखे, व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस इलेक्शन? कहीं इसमें दो फ्रीक है ना, दोनों कराची वाले आपस में बात कर रहे थे, ज्यादा बेहतर ये फर्स्ट हैंड नॉलेज वाले हैं, मैं तो दूर बैठ के एक तजिए के तौर पे, या आप मेरा ख्याल है हैदर ने जो बात की है वो एक हद तक वो बात दुरुस्त है, दूसरी तरफ भी एक उसके बाद जाती है, ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त एमक्यूएम एक मुश्किल वक्त में है, उधर लंदन में कुछ उनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इधर ऑपरेशन चल रहा है, 9-0 पे जाके रेड हो गया, बंदे पकड़े गए, यहाँ पे भी फलां हो गया जी, फलां बंदा पकड़ा गया। तो एमक्यूएम एक बहुत शदीद दबाव में इस वक्त है। एमक्यूएम के बाद जमात इस्लामी, जो वहाँ कभी कराची की एक जमात हुआ करती थी तगड़ी, एमक्यूएम के मर्ज होने के बाद जमात इस्लामी बहुत नीचे चली गई। जमात इस्लामी ने भी फील किया कि इस वक्त एक टाइम है, अपनी पार को रीगेन करने का एक टाइम है कि हम एमक्यूएम के कमज़ोर वक्त में, जब वो बहुत डिफेंसिव है और बहुत अग्रेसिव होकर आगे नहीं बढ़ सकते, वो ताकत का इजहार शायद वो नहीं कर सकेंगे, वो लठमारी जो कारकुन कर लेता है, जहाँ उसको तगड़ा होता है वो लठमारी कर लेता है, वो नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरह इमरान खान साहब का भी, तहरीक इंसाफ का भी ये मसला था कि उनके लिए वो कह रहे थे कि हम कराची की एक बड़ी कुव्वत है और एमक्यूएम को, और कराची में अमन चाहते हैं, सारे पाकिस्तान में एक तासर है इसका, और जो बंदा भी कराची में अमन करने की बात करेगा वो यकीनन पॉपुलैरिटी गेन करेगा। ये 246 की एक सीट ना एमक्यूएम को बहुत बड़ा फर्क डालती है, ना पीटीआई की स्ट्रेंथ में फर्क। पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर नंबर की बात बहुत सी मैं नंबर की बात कर, मैं नंबर की बात करूं। अच्छा मैं लेट मी स्पॉट, एक उसकी साइकोलॉजिकल इश्यूज है, साइकोलॉजिकल। अगर ये हार गए सारे और एमक्यूएम बड़े मार्जिन से जीत के एक्सपेक्टेड है, देखिए मेरी बात, अगर एमक्यूएम हार गई तो एक बहुत बड़ी सीट चेंज है। अलग बात कर रहा हूं, मैं अलग बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नंबर गेम के हवाले से एक सीट ओवरऑल सिनेरियो नहीं हो जाए तो कुछ नहीं होता, इनको एक सीट मिल जाए तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत बड़े हैं। यकीनन एमक्यूएम अपने गढ़ से अगर हार जाती है तो ये होगा जी एमक्यूएम की छोटी हो गई, ये एमक्यूएम कमजोर होनी शुरू हो गई। और अगर एमक्यूएम जो पूरी कुव्वत के साथ अब दूसरी तरफ है, एमक्यूएम इस दबाव में यकीनन एक शदीद दबाव में है, उधर लंदन में दबाव में है, इधर पाकिस्तान में दबाव में है, कारकुन इनके पकड़े गए हैं, हैदर कमजोर हुआ पड़ा है, मैं उसकी देख रहा हूँ टीवी पे प्रेशर की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम की भी सर्वाइवल का मसला था। कोई भी सियासी जमात जब सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही होती है तो उसके लिए ये मौका होता है अपने कारकुन को कंट्रोल रखना, लड़ाई में ना एंटर होना, और उसको अपनी ताकत दिखानी है कि नहीं, अगर आप मुझ पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, रियासती इदारे मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं ताकत के जोर पे, बदमाशी के जोर पे, बंदूक के जोर पे सब कुछ छीन लेता था, मेरे अपोनेंट्स इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो मैं प्रूव करूं कि जी बेस्ट सिक्योरिटी में सारा स्टेट के ऑपरेटर्स के होते हुए, पूरा मीडिया के कंट्रोल के होते हुए, अगर मैं फिर भी
ایک بڑے مارجن سے جیت گیا ہوں تو مجھ پہ یہ جو الزام ہے یہ غلط ہے. یہ ایم کیو ایم کو سائیکولوجیکلی ایک بہت بڑا سہارا چاہیے اس لیے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. ایم کیو ایم بڑی کوشش نہ بھی کرتی, بڑی کمپین نہ بھی کرتی تو بھی میرا خیال ہے شاید وہ جیت جاتی. اب کیونکہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اگر اکٹھے ہو جاتے تو شاید ان کے لیے کوئی چیلنج ہوتا. اب ان کے لیے شاید میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے لیے آسان ہو جائے, لیکن اب بھی وہ کوشش اس میں ہے کہ جتنا مارجن ہمارا بڑھے گا یہ ہمارے اوورآل پالیٹکس کے لیے اور جو انٹرنل اور ایکسٹرنل پریشر ہم پہ ہے اس کو ہم باؤنس بیک کر سکیں گے کہ ایسا نہیں ہے. مجھے یاد نہیں حیدر عباس رضوی صاحب کو یہ بات یاد ہے یا نہیں, مجھے اسمبلی میں قومی اسمبلی کا یہ واقعہ انہوں نے ایک دفعہ یہ خود ہی کہا تھا کہ باقی کوئی پارٹی جیت جائے ہار جائے کسی کو فرق نہیں پڑتا, ہمارے کو پرسنٹیج کے حساب سے ووٹ بھی نیچے آ جائے نا تو سارے لے کر بیٹھ جاتے ہیں. لو جی ایم کیو ایم کا یہ اتنا پرسنٹیج کا گراف گر گیا, آئی ڈونٹ نو اف ہی ریممبرز دس, بٹ اس الیکشن میں ایکچولی یہ چیز میٹر کرنی شروع ہو جائے گی. حیدر صاحب نے 1,40,000 ووٹ 1,34,000 ووٹ لے کے میرا خیال ہے پچھلا الیکشن پی ٹی متحدہ جیتی تھی. اگر اس الیکشن میں وہ 70 یا 75,000 ووٹ لے کر جیتتی ہے ان دس سرکمسٹانسز تو حیدر صاحب یہ بہت سارے, جیسا قائرہ صاحب نے پوری وہ بتائی ہے کہ سیناریو ایسا ہے, اسد عمر صاحب نے بھی اسی طرف اشارہ کیا, سیناریو ایسا ہے جہاں بہت کچھ ایٹ سٹیک ہے متحدہ کے لیے. ڈو یو اگری ود دس؟ اور شاید بہت سے لوگ باہر بیٹھ کے کراچی کی پالیٹکس کو ویسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہار گئی تو متحدہ ختم, اگر کم مارجن سے جیتی تو ہم تو پہلے کہتے تھے دھاندلی ہوئی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس ہو رہی تھی جماعت اسلامی کو, کہا جی یہ تو ہے ہی مافیا, ان کے ساتھ ہم سیاسی جماعت سمجھ کے الیکشن لڑتے نہیں, ہم تو مافیا سمجھ کے الیکشن لڑتے ہیں. ابھی نعیم الرحمان صاحب پریس کانفرنس, سو ایک امپریشن ہے جس کو اپوزیشن مزید ری انفورس کرنے کی کوشش کرے گی ان نتائج کے بعد, اس لیے بڑا ٹرکی الیکشن ہے متحدہ کے لیے. دیکھو کاشف, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر اس طریقے سے دیکھا جائے کہ اگر پچھلے الیکشن میں 1,40,000 ووٹ لیے تھے اور اس بار 75,000 80,000 ووٹ پڑتے, تو پہلا تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک ضمنی انتخاب ہے, یہ نیشنل الیکشنز نہیں ہیں. اس میں جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے پورے پاکستان کے ضمنی انتخابات میں عام طور پر وہ نہیں ہوتا جو کہ جنرل الیکشن ڈے پر ہوتا ہے. تو اس ایک ریالٹی کو تو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. لیکن آپ کو یہ لگتا نہیں کہ یہ ایک انیوژل, اسی لیے تو اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک انیوژل الیکشن بن گیا, اس میں جو ہائپ بن گئی ہے وہ تو جنرل الیکشن والی بن گئی ہے, تو ضمنی الیکشن والی ہائپ ہے ہی نہیں, اس سے بھی بڑی. میرا خیال ہے پچھلے 3 ہفتے سے 246 پر پروگرام ہو رہے ہیں, ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. کوریج شروع 246 پہ ہوتی, کارنر میٹنگیں کسی کینڈیڈیٹ کی کور تو نہیں ہوتی تھی. مجھے اگر مجھے عرض کرنے دیں, میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ کاشف جس طریقے سے تجزیے, تبصرے, قیاس آرائیاں, رومرز تھی, اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو ایسا لگے گا کہ ایم کیو ایم الیکشن ہار گئی. اگر الیکشنز کا فیصلہ ٹی وی پر ہی ہونا ہے اور ٹی وی پرسیپشنز پر ہی ہونا ہے تو میرے خیال سے پاکستان کے تو بڑے حلقوں کے نتائج بڑے مختلف ہیں, مگر فیصلہ ہوتا نہیں ہے ٹی وی پر, گراؤنڈ ریالٹی پر فیصلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں کہ NA 246 میں جس دن یہ ضمنی انتخابات ہیں, مجھے نہیں پتا کہ کیا اس دن چھٹی بھی ہے یا نہیں ہے, لوگ نوکریوں پہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں. بہرحال اناؤنس کر دی ہے, جو لوگ چھٹی اناؤنس کر دی گئی ہے, سینٹرل میں چھٹی ہے, NA 246 میں چھٹی اناؤنس کر دی گئی. اب دیکھو نا, اس میں شاید سرکاری اداروں کے ملازمین کے تو چھٹی ہو, مگر جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے, جو اسد عمر کے پاس ہینگروں میں کام کرتے ہیں لوگ, بینگ چیف ایگزیکٹو کے اسد عمر 246 کے لوگوں کو چھٹی دیتے اگر وہ چیف ایگزیکٹو فائدہ ہوگا نا حیدر, اس کا تو اصل کو فائدہ حیدر صاحب, مجھے آپ کی گفتگو سن کے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ووٹ اس دفعہ کم ہونے ہی ہونے. نہیں, میں تو لیکن اچھا, یہ اس تناظر میں جب الطاف حسین صاحب نے اپنے جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں جب پاکستان میں تھا میں نے تب بھی اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا, یہ اتنا بڑا ریاکشن کراؤڈ پول تھا آپ کا. اس میں اہم چیز جو ہوگی نا وہ پروپورشنٹ ووٹ ہوگا. اگر تو ٹوٹل ووٹ پول کم ہوتا ہے اور اس پروپورشنیٹ سے ایم کیو ایم اپنی برتری قائم رکھتی ہے تو پھر ایک اور چیز بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے. قائرہ بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے. ایک بریک کے بعد اگر میرے ووٹ کم ہیں ٹھیک تو شاید پی ٹی آئی کے بھی کم ہو, شاید جماعت, ٹوٹل ٹرن آؤٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. وہاں پروپورشنیٹ میٹر کرے گا نا. پی ٹی آئی کا تو ووٹ ہی نہیں تھا وہاں پہ. میں آپ کو بریک کے بعد جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ملا کے 34,000 ووٹ. دیکھنا پروپورشنیٹ کوئی ہے. میں بریک کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ تجزیہ کے 3 مختلف آؤٹ کم میں کیا امپلیکیشن ہوگی. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ
वेलकम बैक नाज़रीन। असद उमर साहब, हैदर साहब कह रहे थे कि ज़िमनी इलेक्शन में वोट काउंट कम होगा, वो कह रहे हैं कि ये देखा जाए कि बाकियों को कितने वोट पड़ते हैं। इज दैट हाउ टू, ये इसके नतीजे को देखना पड़ेगा? देखिए मेरे ख्याल में 3 आउटकम होंगी पोटेंशियली, मतलब ब्रॉडली स्पीकिंग। तो उसमें ऐसे केस बनेगा। पहला तो केस ये, इमरान इस्माइल हमारी ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन वहां पे जीत गया। अगर ये हो गया तो एमक्यूएम की तो सियासत के परखचे उड़ गए कि उनके घर पे जाके और वो इलेक्शन वहां पे हार जाएं, और जाहिर है पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। दूसरा सिनेरियो ये है दरमियान का कि जमात इस्लामी जीते एमक्यूएम, लेकिन जमात इस्लामी और पीटीआई का कंबाइंड वोट जो है, जो पिछले इलेक्शन में 96,000 का फर्क था एमक्यूएम के वोट में और कंबाइंड वोट में, उससे बहुत कम गैप रह जाए, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल डेंट होगा एमक्यूएम के लिए। और आप लोगों का तजिया ये होगा, देख रहे हो, लोग ये देखेंगे, इसका मतलब अगर लियाकताबाद में ये हो रहा है, शरीफाबाद में, करीमाबाद में, तो इसका मतलब 8 से 10 सीटें तो कराची की अब खुल गई। तीसरा यह है कि एमक्यूएम वही रिपीट कर दे परफॉर्मेंस प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। मैं एग्री करता हूं कि अगर उनका 80,000 आता है और हमारा 30,000 से गिर के 15,000 पे आ जाता है तो फिर नहीं है। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अगर ये वही मार्जिन मेंटेन कर लें जो इन्होंने किया था, तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विंडिकेशन होगी एमक्यूएम के लिए। सो अगर एक 40 सिंह का वोट 80,000 पे आ जाए मुतहदा का, अनफॉर्चुनेटली फिर ये बाय द इलेक्शन है जिसपे नंबर ऑफ वोट्स भी मैटर कर रहे हैं कि कितने वोट लेकर मुतहदा अगर जीतती है तो वो मैटर करेगा। मेरा तजिया मैं थोड़ा सा इनसे इत्तेफाक एक पॉइंट पे नहीं करता। ये बात दुरुस्त है कि अगर एमक्यूएम पीटीआई जीत जाती है या जमात इस्लामी जीत जाते हैं तो एमक्यूएम के लिए बहुत बड़ा धचका, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर ये जीतते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। जमात इस्लामी जीते हैं तो उनके लिए भी बहुत बड़ा बूस्ट है। रही बात वोट्स की, अब एक और पहलू भी इसका है, वो ये है कि एमक्यूएम के जितने वोट पड़ने थे, ये जितने मैक्सिमम लोग मोबिलाइज होने थे, वो उनके इस इलेक्शन में भी मोबिलाइज होंगे, वो उनके पिछले इलेक्शन में भी। उनका बड़ा कंट्रोल माहौल है, उनकी कंट्रोल जमात है, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड कह ले आप, कोई इनकी खौफ वाले कह ले, जैसे भी है। इन्होंने तो इल्जाम लगाया कि जो वोट वो निकालने होते हैं, उनका स्ट्रक्चर है तोड़ गली मोहल्ले तक, तो उस गली मोहल्ले तक वो वोट निकालने का तरीका वो पिछले इलेक्शन में भी निकले होंगे, इस इलेक्शन में भी निकलेंगे। अब जितना मोबिलाइज इमरान खान साहब ने वहां जाके अब किया, या जमात इस्लामी ने कॉन्सेंट्रेट करके अब किया, या जितना मीडिया ने उसको कॉन्सेंट्रेट किया, या जो एमक्यूएम के खिलाफ इस वक्त जो जनरल हाइप बनी हुई है, इन सारे पहलुओं को अगर देखा जाए तो एमक्यूएम को अगर कुछ थोड़ा बहुत वोटों का डेंट, प्रोपोर्शनली वो नीचे भी गए, और ये दोनों जमातें उनसे एक हैंडसम मार्जिन से अगर हार जाती है और उनका कलेक्टिव वोट भी उनसे जरा कम रहता है, तो मैं समझता हूं फिर एमक्यूएम को बड़ा डेंट नहीं आएगा। क्योंकि फिर तजिया एमक्यूएम का यह होगा कि हमारे खिलाफ उधर भी ट्रायल हो रहा है, पाकिस्तान में भी ट्रायल हो रहा है, और इमरान खान साहब भी आकर रिलीज कर रहे हैं, जमात इस्लामी भी कर रही है, मीडिया भी हमारा रगड़ा निकाल रहा है। इसके बावजूद हम अपनी पोजीशन को मेंटेन कर गए हैं और एक हैंडसम लीड से जीत गए, तो एमक्यूएम अपनी पोजीशन रिटेन कर। एक क्विकली मैं एक पहलू और बोल दूं जो मैटर करेगा और एनालिसिस के अंदर भी, तजिए के अंदर भी आपको देखना पड़ेगा, वो ये है कि जिस वक्त 2013 में इलेक्शन में वोट डालने जा रहा था ना वोटर, जो पीटीआई का वोटर था, तो उसको ये उम्मीद थी कि पीटीआई अब एक नेशनल लीडरशिप की पोजीशन पे आएगी, और मैं ये जिस खौफ में मैं रहता हूं उससे मैं बाहर निकल सकता हूं। मैं पीटीआई वोटर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, चाहे वो कितने हैं, वो कम है, ज्यादा है, कितने भी है, उनके जहन में ये था। अब उनको पता है सिचुएशन नहीं बदलनी, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के मुज़ाकरात अभी भी चल रहे हैं, वो कल भी पावर में होंगे, तो वो जो खौफ मेरे जहन में नहीं था कि मेरी आजादी हो जाएगी, वो इस दफा नहीं है, तो वो नेगेटिव होगा पीटीआई और जमात के लिए। लेकिन असल इसमें साथ ये भी है कि मैं एमक्यूएम के हालात नहीं जानता। पिछले इलेक्शन में एमक्यूएम बड़े जोर से अपना इलेक्शन लड़ रही थी। कराची में आप एक जलसा करने गए थे, आपने एमक्यूएम के साथ समझौता करके एक तरह का, या उनसे मुशावरत करके एक जलसा किया था, चले समझौता ना सही, आपने मशवरा करके जलसा किया था। एमक्यूएम के कारकुन को, आपके कारकुन को सूरत हाल का पता था। मैं सिर्फ इतना समझता हूं कि इस वक्त एमक्यूएम अपने वर्स्ट टाइम में इलेक्शन लड़ रही है। सर ये मेरा ख्याल, आप शायद आपको थोड़ी मेमोरी में थोड़ा सा इशू हो रहा है। हमने एक्चुअली जलसा किया ही नहीं था, हमने कैंसिल कर दिया। तो मैंने वो जलसा कैंसिल कराया था कराची, वो लाहौर के बाद एएनपी के जलसे के पर बॉम्ब अटैक हुआ था, लोग शहीद हुए थे, उसके बाद हमने अपना जलसा कैंसिल किया। कराची के लाहौर के जलसे के बाद 2011 के बाद, अक्टूबर के जलसे के बाद वो करने गए। एमक्यूएम ताकतवर है, एमक्यूएम ताकत के तरीके से भी इलेक्शन लड़ती है, इसमें कोई शक नहीं कि इनके कारकुन वो भी हैं जो डंडे मारी भी करते हैं। ताकत हर जमात का, ये जो रीजनल जमातें होती है ना, छोटे इलाकों, यदि एक मखसूस इलाकों के अंदर रहती है, आप नेशनल जमातें जितनी हैं,
ایم کیو ایم نیشنلسٹ جماعت نہیں ہے لیکن نیشنلسٹ ٹائپ جماعت ہے. یہ اپنے آپ کو متحدہ پوری ملک کی جماعت بھی کہہ لیں, بالکل ان کا حق ہے اور آنا چاہیے, لیکن وہ جماعتیں جو مخصوص علاقوں اور ایک خاص گروپ تک کانسنٹریٹڈ ہوتی ہیں, وہاں پہ کسی حد تک طاقت کا, تشدد کا نہ کہیں, طاقت کا, زور کا عنصر بھی شامل رہتا ہے کہ جہاں موقع ملتا ہے وہ اپنے زور کا اظہار کرتے رہتے ہیں. وہ ایک ریئیکشن بھی ہوتا ہے ایک طرح کا. لیکن ویسے اگر صرف ڈنڈوں تک بات رکھیں تو اس پہ ہم شاید مان بھی جائیں. یہ اب نہیں جی حیدر صاحب, اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. یہ جو خوف کی بات کر رہے ہیں, یہ ڈنڈوں اور سے آگے جانے کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ کل سعید غنی صاحب بیٹھے تھے, وہ کہتے ہیں آج ایم کیو ایم دھاندلی کرتی ہے. میں اس کا جواب ایک سیکنڈ کچھ سن لیں کہ میں دے رہا ہوں. سر یہ کیمپین بنائی کس چیز پر گئی ہے؟ دو چیزیں ہیں, دو اینڈس ہیں اس کے. حیدر صاحب, میں کیونکہ مجھے اندازہ ہے نا, نہیں لیٹ می آنسر کہہ نا یار, میرے دونوں کا جواب دیں, دونوں کا جواب دیں. میں تو چاہتا ہوں آپ سراج الحق صاحب کا بھی جواب دیں اور عمران خان کا بھی جواب دیں کہ یہ کیمپین بنائی بات پہ جا رہی ہے کہ متحدہ کا خوف ہے کراچی کی پالیٹکس پر. ذرا سنیے گا کہتے کیا. ہماری ماں اور بہنوں نے خوف کی ماحول میں آزادی کی طرف مارچ شروع کیا ہے, اور آج آپ کی اس جلسہ عام نے خوف اور دہشت گردی کی اس خود کو پاش پاش کیا. جس طرح ان کا خیال تھا کہ ماضی کی طرح ٹھپے لگیں گے, اس بار ان کے ایم کو وہ موقع انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ملے گا. نبیل کبول کہتے کہ پولنگ بوتھ خالی پڑے تھے, 1,40,000 ووٹ کدھر سے آ گیا؟ اب تو اچھا ہے, اب تو رینجر ہو گئے, ایک اندر ایک باہر. اب دیکھیں گے 23 تاریخ کو کتنے ووٹ پڑتے ہیں. ایک الیکشن ہے, مجھے کیا فرق پڑے گا ہم جیتے ہیں یا نہیں جیتے, لیکن آپ کو بہت فرق پڑے گا, کیونکہ یہ جو خوف کا بت ہے یہ آپ نے توڑنا, اور یہ جو خوف ہے اس نے اتنا نقصان پہنچایا کراچی. جی حیدر صاحب, یہ خوف کا بت, یہ دھاندلی ایم کیو ایم کرتی ہے, یہ ڈنڈا ماری کرتی ہے, ڈنڈا ماری سے زیادہ کرتی ہے, یہ الزامات ہیں متحدہ پہ جو بلڈ کیے جا رہے ہیں آپ کے مخالف جو بلڈ کر رہے ہیں. دیکھو پہلی بات تو یہ کہ میں اگر مجھے اجازت ملے تو میں قاہرہ سے شروع کروں. کریں کیونکہ قاہرہ سیاسی ورکر ہے اور میرے خیال اسد عمر نہیں سے ہے. یہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے. نہیں اسد عمر بالکل ہے, مگر قاہرہ جو ہے نا وہ سکہ بند پی ایس ایف کے زمانے سے اپنی بالکل نو عمری سے 16-17 سال کا لڑکا تھا جب اس نے پی ایس ایف جوائن کی تھی اور آج تک اپنی پارٹی کو آگے چلا رہا ہے. تو مطلب اس کی ساری زندگی یہ کرتے گزری ہے. تو قاہرہ یہ جانتے ہیں کہ چھوٹا موٹا لٹھ بازی, ڈنڈے بازی ہر سیاسی جماعت ہر جگہ کر لیتی ہے, اور اگر اس حقیقت سے قاہرہ انکار کریں گے تو میں صرف مسکرا کے چپ ہو جاؤں گا. میں قاہرہ تو کہہ رہا ہوں کہ ہاں جہاں طاقت میں ہوتی ہے کر لیتی ہے, یہ ٹھیک بات ہے. اور سر آپ کا مسئلہ یہ, آپ کے بارے میں وہ لٹ بازی سے آگے چلے جاتے ہیں, یہ پرابلم یہ ہے. اب دیکھو نا, میں بتاؤں نا, اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. 2013 کے انتخابات میں اگر ریکارڈ نکال کے دیکھو تو پورے پاکستان میں پولنگ ڈے پر 52 لوگ گولیوں سے مرے, پورے پاکستان میں. کراچی میں ایک بھی نہیں مرا. تو اب الزام میرے اوپر یہ ہے کہ میں بندوق کا استعمال کرتا ہوں, کراچی کے علاوہ مرتے پورے پاکستان میں 52 لوگ ہیں یار. تو اب یہ تھوڑی سی زیادتی والی بات ہے کہ کراچی کی جو الیکٹرل ہسٹری ہے, پولنگ ڈے ہسٹری ہے, وہ ہمیشہ سے بڑی پرامن ہے, دیگر علاقوں میں ہو جاتا ہے. اگر مجھے ان کی بات کا جواب دینا ہے سراج الحق صاحب کی, تو یہ بات انہوں نے خواتین کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمائی تھی. ذرا یہ خواتین کا جلسہ دیر میں تو کر کے دکھا دیں, جو ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے. وہاں تو یہ خواتین کو ووٹ بھی نہیں ڈالنے دیتے, وہاں پر تو باقاعدہ تمام جماعتیں پیکٹ کرتی ہیں کہ عورتوں کا ووٹ نہیں ہوگا. تو یہ خوف دیر میں ہے یا یہ خوف کراچی میں ہے؟ کراچی میں تو وہ جماعت اسلامی کی خواتین کو سڑک پہ لیے بیٹھے تھے اور وہاں پر وہ جلسہ فرما رہے تھے. ذرا یہ جلسہ دیر میں فرما کے دکھائیں خواتین کا, اور وہاں پر عورتوں کو ووٹ ڈالنے دیں, تو پھر لگ پتہ جانا ہے کہ خوف کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے. اور جہاں تک خان صاحب کی بات ہے کہ خان صاحب نے یہ فرمایا خوف ہے, میرے خیال سے اگر خوف ہوتا تو اتنے بڑے بین کے ساتھ پی ٹی آئی کبھی بھی نہ آتی
اور آ کر یہ دعوے نہ کرتی. دیکھو اسد بیٹھے ہیں, میں جانتا ہوں اسد ادھر, کراچائٹ فرام دا ویری بگننگ, ہی نوز دی ڈائنامکس ان سائڈ آؤٹ آف کراچی, اور ان کو بھی بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ پی ٹی آئی ول ریمین دا ڈسٹنٹ تھرڈ پولیٹیکل پارٹی ان دس الیکشن, بٹ دے آر ٹرائنگ ٹو کیپٹلائز آن دا میڈیا, جو ان کا حق ہے, پولیٹیکل حق ہے, اور میں اسے ڈینائی بھی نہیں کرتا. ظاہر ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو اپنی پولیٹیکل اسٹرینتھ کو گین کرنے کے لیے وہی سارے ٹیکٹکس استعمال کرنے چاہیے جو پی ٹی آئی کر رہی ہے. اور اتنی مطلب آپ سوچیں نا کہ عمران اسماعیل ایک پاکستان کی سیاست کو ایک نیا موڑ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ 90 MQM کے ہیڈ کوارٹر سے اپنی الیکشن کمپین شروع کریں گے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو خود ان کی طرف سے دعویٰ آتا ہے اور یہ خود رد دلیل دیتے ہیں. میں نے تو آج تک یہ نہیں کہا کہ میں بلاول ہاؤس سے جا کر کمپین شروع کروں گا اپنی, یا میں جماعت اسلامی کے ادارے نور حق پہ کھڑے ہو کر اپنی کمپین شروع کروں گا. They tried it, they did it. اور اس کے بعد یہ کہنا کہ جی خوف کی فضا ہے. اب اگر ووٹر ٹرن آؤٹ اتنا بڑا ہوگا جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے, تو پھر کس بات کا خوف؟ اسد عمر صاحب, اچھا ووٹرز کو کوئی خوف نہیں ہے, پی ٹی آئی کو خوف ہو تو حیدر بھائی نے مجھے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے تجزیہ صحیح کرنے کا. دو تین چیزیں جو ہے اس کے اوپر میں کامنٹ کر دوں. پہلی بات تو میں کائرہ صاحب کامنٹ کر دوں. کائرہ صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ یار جہاں پہ کسی کا زور ہوتا ہے وہ ذرا پھر لٹ استعمال کر لیتا ہے, یہ بالکل یہاں تک بات بالکل درست ہے. میں صرف کائرہ صاحب کو انوائٹ کرتا ہوں, اگلا الیکشن جو ہے نا وہ لالا موسیٰ کے بجائے ذرا 246, 248, 251 سے آ کے ذرا لڑیں, اور ان کو لگ پتا جائے گا کہ کراچی میں الیکشن اور وہاں پھر جو ہوتا ہے اور لالا موسیٰ میں فرق کیا ہوتا ہے. ویسے لالا موسیٰ سے بھی لڑ سکتے ہیں, یہ نہیں ہو کہ بالکل ہم چاہیں گے کہ یہ اسمبلی کے اندر ہو. دوسری چیز جو بات کریں نا حیدرآباد, کیا فرق ہوتا ہے ویسے لالا موسیٰ کے اور کراچی؟ میں بھی آ رہا ہوں اس پہ, آخری پوائنٹ میں اس پہ آ رہا ہوں. دوسری چیز جو حیدر عباس رضوی نے کی, اب جو لوگ بیٹھے ہوئے ٹی وی گھر پہ دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار حیدر عباس رضوی جیسا کونا موش سیاستدان جو انسائڈ آؤٹ جانتا ہے, اس نے ایسی عجیب و غریب بات کیسے کر دی کہ ڈسٹنٹ تھرڈ ہوگا پی ٹی آئی سیٹ کے اوپر. تو اس کی وجہ بہت سادہ سی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جماعت اسلامی تو کمپٹیشن ہے نہیں. تھریٹ اگر کہیں سے آ رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی سے آ رہا ہے. پچھلے الیکشن کے رزلٹ دیکھ لیں اس میں بھی آ رہا ہے, اوپینین پول دیکھ لیں اس میں بھی آ رہا ہے. تو یہ چاہتے یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو ڈسکریج کر کے کہیں یار جاننا ہی ہے تو جماعت اسلامی کو ڈال دو. وہ ان کو پتا ہے زیادہ تر ڈالیں گے نہیں, گھر بیٹھ جائیں گے. تو جماعت اسلامی کے ووٹر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ واقعی میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں MQM کے ساتھ تو ایک ہی ریزنیبل اس کو چوائس ہے, وہ عمران اسماعیل ہے. جو بات کر رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے, خوف کیوں وہاں پہ اس دن الیکشن والے دن نہیں مارے جاتے. قانون کے آئین کے اندر یہ لکھا, آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, اسد ویسے بڑے طریقے سے اپنے ووٹ مانگے. آئین کے اندر لکھا ہوا یہ ہے کہ ریاست کی اجارہ داری ہوگی تشدد کے اوپر, مونوپلی آف وائلنس ہوگی. تو جب آپ نے کراچی کے اندر مونوپلی آف وائلنس, پولیٹیکل وائلنس کریٹ کر دی, وائلنس پہ تو نہیں ہے, وائلنٹ تو اور بھی بہت وہاں پہ پھر رہے ہیں, لیکن پولیٹیکل وائلنس پہ جب آپ نے مونوپلی کر دی تو چیلنج کون کرے گا آپ کو؟ گولی تو اس وقت چلے گی نا جب مقابلہ ہوگا. جب مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے, جب ایک کے پاس بندوقیں ہیں, ڈنڈے نہیں ہیں, انفارچونیٹلی بندوقیں ہیں MQM کے پاس, اور اس MQM کے پاس, اور اس تعداد کے اندر ہیں جو کوئی پولیٹیکل پارٹی کراچی میں نہیں میچ کر سکتی تھی. اور چلانے کی کوشش کی تھی. وہ کیا نام تھا جی ان کے ہوم منسٹر کا؟ رحمان ملک. نہیں, یہ سندھ والے یار, ذوالفقار مرزا. انہوں نے کوشش کی تھی, انہوں نے پتہ نہیں کتنے ہزار لائسنس انہوں نے اٹھا کے بانٹ دیے. وہ پتہ نہیں پیپلز پارٹی کے کتنے ورکر کو نہیں ملا یا نہیں ملا. لیکن اس سے پہلے تو کلیئرلی جو فائر پاور MQM کے پاس تھی, کوئی پولیٹیکل پارٹی کراچی میں اس کا سوچ بھی نہیں سکتی. خوف بالکل ہوتا ہے. صرف میں آپ کو بتاؤں جس دن ریلی ہو رہی تھی, میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. ہم ٹیلی پول کرتے ہیں, ہر جگہ سارے پاکستان میں فون کیا جاتا ہے, فون پوچھا جاتا ہے کہ یار آپ بتائیں آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. لوگ جواب 75-80% لوگ جواب دے دیتے ہیں. میں نے ہماری جو ریسرچ ایجنسی یوز کرتے ہیں نا, ان کو ہم نے کہا یار ذرا فون تو کرو, ہم نے نمبر دیے 246 کے, ذرا پتا تو کرو ہو کیا رہے گا. 440 فون کال, 5 لوگ یہ بتانے میں رضامند ہوئے ہم کس پارٹی کو ووٹ ڈالنے کو تیار ہیں. یہ خوف کی فضا ہے, لوگ بتانے کو نہیں تیار. اس میں میری تھیوری یہ تھی کہ جو MQM کا سپورٹر ہے وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں رینجرز تو نہیں فون کرا رہے, اور جو پی ٹی آئی جماعت اسلامی کا سپورٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ MQM تو نہیں پتا کرا رہی. خوف بالکل ہے. جب ہم ریلی میں جا رہے تھے, بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈائنامکس تھی. میں بس کی چھت پہ کھڑا ہوا تھا. بائی دی وے آپ صرف
पी टी आई वाले ने जितनों ने उस दिन बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी ना, सिर्फ वही आप गिन लेते तो आपको पता चल जाता कि खौफ कितना है। ठीक है, मेरे पास तो नहीं थी, लेकिन मैं बस की छत पे खड़ा हुआ था। आप दोनों तरफ खामखा लग जाती भाई, दोनों तरफ अपार्टमेंट। सर इया का ना बुदो व इया का नस्ता, वाईफाई भी आपको लग जाता वैसे ही सरफेस एरिया ज्यादा है। अच्छा, दोनों तरफ जो है अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट्स में ज्यादातर खड़ी हुई ख्वातीन और बच्चे बच्चियां। अब हम जा रहे हैं हर तीसरे चौथे अपार्टमेंट से, वेव भी मुझे कर रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, नीचे खड़े हुए सड़क पे मर्द जो है वो ऐसे देख रहे हैं आपको बुद्ध बन के। अच्छा भाई, अगर आप सपोर्टर नहीं है, जिस तरह कहीं होते थे एमक्यूएम के सपोर्टर, वहां पे उन्होंने कहा नारे अल्ताफ जी अल्ताफ, एमक्यूएम का सपोर्टर, बाकी लोग बुद्ध बन के खड़े हुए देख रहे हैं। कुछ लोग जो है जिन्होंने बहुत हिम्मत की ना, तो वो ऐसे करके इशारा कर रहे हैं क्योंकि ना सर ये तो मान जाए जो खौफ है कराची के अंदर वो और कहीं नहीं। हैदर साहब, उसके बाद फिर आप कायरा साहब, यू वांटेड टू मेक कमेंट ऑन दिस। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि पिछले हफ्ते तुम्हारे जिले पिंडी में क्या हुआ काशिफ? जी, यही पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान इंतखाबी फजा में दो नौजवान बेचारे जो है वो बंदे मारे गए। तो वो किसकी गोली से मरे और किसके मरे, तो इसकी भी जरा अगर वजाहत हो जाती। तुम्हारे अपने हल्के में हुआ है तो तुम्हें पता होगा ज्यादा, मुझे तो मैं तो बहुत दूर कराची में बैठा हूं, तब से फायरिंग हुई थी। पाकिस्तान की सियासत के अंदर वायलेंस होता है, तकरीबन सारे पाकिस्तान के अंदर होता है, लेकिन हम हैदर साहब का कहना यह है कि बाकी हल्कों में वायलेंस मुकाबले में होता है, आपके हल्के में बिला मुकाबला वायलेंस। इसकी वेरी क्विकली काशिफ, हैदर भाई वेरी क्विकली एक बिल्कुल डिफरेंट। 1990 का जब इलेक्शन हो रहा था, मैं कनाडा में रह रहा था, तो पाकिस्तान से अखबार आते थे, डॉन मेरे सामने रखा हुआ, बैनर हेडलाइन इलेक्शंस हेल्ड पीसफुली, साथ पे पट्टी लगी हुई 11 डेड इन इलेक्शन वायलेंस। वो एक कैनेडियन ने देखा, उसने कहा यार पीसफुल में 11 मर जाते। पॉलिटिकल वायलेंस होता है पाकिस्तान में, लेकिन जैसे मैंने कहा, आप किसी शख्स से जाके पूछ लें कि यार कराची में खौफ की फिजा है सियासत में या नहीं, मेरे ख्याल में कायरा साहब महाजिर एलिमेंट, मैं क्योंकि मैं इसको लाजमी टच कर, उसमें ऐड कर दीजिएगा, ये जवाब भी ऐड कर देना। ये सुनिएगा क्यों इमरान खान साहब गए, उनको भी बताना पड़ा। मैं ये इमरान इस्माइल साहब की इलेक्शन कैंपेन के लिए वीडियो है जो उन्होंने इंटरनेट पे डाली है। बड़े वो क्लेम करें मैं महाजिर हूं। अल्ताफ हुसैन साहब का वीडियो आप देखेंगे, उन्होंने कहा हमने जाने दी। ये इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट आज भी क्यों है कराची में, जरा सुनिएगा। और ये इज दैट अ गुड थिंग और बैड थिंग? मैं इमरान इस्माइल, यहाँ कराची का बेटा, कराची में ही पैदा हुआ पला बड़ा। मेरे माँ बाप इंडिया से माइग्रेट करके कराची आए। ये मैं ये भी वाज़ह कर दूं कि मेरी सारी वालदा की फैमिली जो खानदान था वो भी मुहाजिर थे हिंदुस्तान से, जो 47 में हिजरत करके पाकिस्तान आए। तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं भी आधा महाजिर हूँ। 30 लाख जानों का नजराना हमारे बुजुर्गों ने 47 में लिए, 71 में पाकिस्तान को बचाने के लिए 7 लाख जानों का जहाँ की कुर्बानी देकर। जी कारा साहब, पहले वो ऐड कर दो, उसके बाद पहली बात तो ये है, जहां तक ताल्लुक वायलेंस का है, अभी असद ने कहा कि दो बातें। एक तो ये कि कराची के अंदर वायलेंस का लेवल कुछ और होता है, और पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि वायलेंस का इख्तियार सिर्फ स्टेट के पास है, और उस वायलेंस का सबसे बड़ा शिकार में यानी पीपल्स पार्टी हुए हैं। असद, मुझे वो दिन याद है जब पुलिस भी, ISI भी, ग्राउंड के ऊपर गुंडे भी, उनके बैक्ड सियासतदान भी हमारे पोलिंग स्टेशनों पे काबिज होते थे। अभी हमने 2001 के इलेक्शन में, 2004 में लोकल बॉडीज के अंदर जो सूरत हाल हमारे साथ, पर्सनली मेरे साथ हुई, मेरे घर में हुई, हमने बहुत मुश्किल हालात में गोलियों के नीचे इलेक्शन लड़ा है, बड़े खौफ में। हाँ, फिर भी जीत गए नाज़िम, आपको वो एक वेव होती है आपकी, आप जीत गए। लेकिन सवाल यह है कि अगर कहीं ताकत का मुजाहिरा ज्यादा होता है तो उसके मायने कुछ और निकलता है। मैं इस पर पहले कह चुका हूँ। रही बात ये महाजिर के लफ्ज के इस्तेमाल की, काशिफ, इज दैट अ गुड थिंग और बैड थिंग? बताइए, ठीक है या गलत? गलत। मजहब के नाम पे, लिसान के नाम पे, इलाके के नाम पे पॉलिटिक्स, मैं ज़ाती तौर पर उसके हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का अलमिया भी यही है, लेकिन क्योंकि ये पॉपुलर है, मजहब के नाम पे, कभी निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पे, कभी किसी और नाम पे, कभी जहाद के नाम पे, कभी जाग पंजाबी जाग के नाम पे, कभी पठान के नाम पे, ये जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स के नाम पे पॉलिटिक्स की गई है, ये नेगेटिव है। और इसकी बुनियाद ये है कि जब पाकिस्तान में फेडरल और सही मानों में पॉलिटिक्स नहीं की गई और आपने अपने हैंड पिक तरीके से पॉलिटिक्स करनी चाहिए, पॉलिटिक्स को ब्लॉक किया, तो फिर ये नेगेटिविटीज जिन्होंने मरना था, ये ज्यादा तवाना हो गई।
कराची के अंदर पॉलिटिक्स में महाजर का लफ्ज बहुत इस्तेमाल हुआ और महाजर सेंटिमेंट बहुत इस्तेमाल हुआ। हालांकि मैं आई डोंट एग्री विद का वजीर आजम भी महाजर है, लेकिन उसको कोई महाजर नहीं कहता। आई डोंट एग्री विद के हैदर इज ए महाजर बिकॉज हैदर इज बोर्न इन पाकिस्तान। सो मेरा सवाल यह है कि वो अपने को महाजर कहता है, ये उसका अपना एक इशू है। अब इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल करने के लिए मैं कभी पंजाबी जाग का नारा लगा लेता हूँ, वो जाग महाजर जाग का नारा लगा लेता है, कोई जय सिंध का नारा लगा लेता है, और ये पॉपुलर नारे होते हैं। लोगों को एक्सप्लॉइट करना, हमारे जैसे ममालिक में जहां गुर्बत बहुत है, जहां मसाइल ज्यादा है, वसाइल कम है, वहां लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए कि जी मरकज मेरे वसाइल खा गया, वो फलानी कौमियत मुझ पे ताकतवर हो गई, ये इस्तेमाल तरीके हैं। मुझे ब्रेक लेने दे, क्विक ब्रेक लेनी है मुझको, वापस आना है नाज़िर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बाकी सब इसका जवाब देते हैं। वेलकम बैक नाज़िर। हैदर रिजवी साहब, बहुत से या महाजिर लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग, क्या हम इसे निकल क्यों नहीं सकते? काशिफ, मैं अपनी बात अगर थोड़ी सी एक लाइन सिर्फ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर नजरियाती तौर पे, असूलों की बुनियाद पे, फेडरेशन की बुनियाद पे पॉलिटिक्स होगी, इश्यूज की बुनियाद पे पॉलिटिक्स होगी, तो ये कौमियतों के और ये लिसान और ये फिरका वारियत के मसालिक के नारे जो है, ये मजहब की बुनियाद पे पॉलिटिक्स, ये कमजोर हो। ठीक, हैदर साहब देखो, अगर फिलोसफिकल बात की जाए काशिफ, तो जब तक पाकिस्तान में सोशल जस्टिस नहीं होगा, जब तक ये सूरत हाल ऐसी की ऐसी ही रहनी है। मैं तो वो आखिरी आदमी हूं कि जो लफ्ज मुहाजिर इस्तेमाल करता है। इससे पहले पूरे पाकिस्तान में कोई पख्तून है, कोई बलोच है, कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई गिलगिटी है, कोई सराइकी है, मैं तो वो लास्ट एलिमेंट हूं। और मुझे इस पर जो है, पाकिस्तानी होने पर मुझे अपने ज्यादा फख्र है, और जाहिर है कि सबको होना चाहिए, मगर एट द एंड ऑफ द डे काशिफ ये होता नहीं है, बल्कि चीजें उससे भी ज्यादा जाकर जट और अराई के झगड़े में चली जाती हैं। अराई अराई को वोट करता है, जट जट को वोट करता है, और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा है पाकिस्तानी पर। अब्बासी अब्बासी को वोट करता है, तो ये चीजें हैं बिल्कुल। और ये उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान में सोशल जस्टिस ना हो। मैं मिसाल इस छोटी सी, लेकिन आपने भी तो मुतहदा बनाया था ना अपने आप को। आप लोग फिर, अभी मैं जलसा आपकी क्लिपिंग्स दिखा सकता हूं जिसमें गाने भी महाजिर के हैं, नारे भी जिए महाजिर के हैं। सो वो महाजिर की तरफ आप वापस जा रहे हैं जिस जगह को आप छोड़ कर आए थे। लफ्ज के साथ आपकी अटैचमेंट होती है ना, जो पॉपुलर सेंटिमेंट, सुन ले, आप लोगों को जज्बातियत मिलते हैं। 46 की कैंपेन है काशिफ, इलेक्शन के अंदर नारे लगते हैं, नारे लोगों के जज्बात को एक्सप्लॉइट करने के होते हैं, ये तो है। गाना है 4 मिनट का जो जलसों पे चल रहा है। देखिए, दो बातें। पहले तो जैसे दूसरे लोग भी कह रहे थे कि ये कोई कराची स्पेसिफिक नहीं है। जब मेरा यहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहा था तो सबसे बड़ी परेशानी हमारे टीम को ये थी कि यार ये तो सब बोलेंगे कराची वाला आ गया है यहाँ पे इस्लामाबाद में लड़ने के लिए। तो जब लोगों को पता चला कि मेरी पैदाइश रावलपिंडी की थी तो इतने एक्साइट हुए और उन्होंने फौरन उसके बाद ऐलान कर दिया पोठवार का बेटा। तो ये आइडेंटिटी जो है वो मैटर करती है, वो लोगों में शनाख्त जो है एक अहम चीज होती है। तो अगर कराची वाला अपनी शनाख्त जो है उसके बारे में सोचता है और उसको अहम समझता है तो वो कोई यूनिक बात नहीं है। दूसरी जो यूनिक बात है, देखिए ये क्यों ज्यादा वहां पे होता है, स्टार्ट कहां से हुई मूवमेंट, ये APMSO 1978